हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर वन के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और ये चैप्टर मैं क्लास 10th के सैम्पल पेपर गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड करा जाता है सैम्पल पेपर, उसमें से ही पूरा करूँगा, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल अब की बार के तो सैम्पल पेपर बहुत ही हेल्पफुल आए हैं स्टूडेंट के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं और ईजी भी बहुत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो वो क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं जो है नई जो मेन पॉइंट होंगे उस चीज़ को हाईलाइट करता जाऊंगा। जैसे कि हो गया ये, जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। चाहो तो आप भी देख देख के हाईलाइट कर सकते हो अपने सैंपल पेपर को। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब पहली लाइन समझते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। चलो इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे होता है। एक लोहे की कील है, उसे ओपन में रख देंगे हम, खुले में रख देंगे तो कुछ टाइम बाद उस पर जंग लग जाती है। देखा होगा। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मौसम के बाद वातावरण में जो उपस्थित नमी होती है उसके संपर्क में आ जाती है। समझ रहे हो? जो उसके संपर्क में आ जाती है जिससे उसका रंग भूरा रंग का हो जाता है, या फिर और कुछ भी ले सकते हैं हम। तो वो उसे हम क्या, वो पूरा जो प्रोसेस होगा जिस पे जंग लगना, जिस तरीके से जंग लगती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे कि कील एक अभिकारक है जो एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसने। और ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे कि जंग, कील के ऊपर जंग लगी है, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, और उस जो जंग लगी उसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। उदाहरण के लिए, भोजन का पाचन, श्वसन मतलब सांस लेना, लिखता जाता हूँ, सांस लेना। ठीक है। लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। भोजन का पाचन मतलब हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर बॉडी हमारी एक ऐसा एसिड, लिक्विड एसिड प्रोवाइड करती है जो हमारे खाने को पचाने में काम करती है। श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हो, CO2 छोड़ते हैं। ठीक है। लोहे पर कील पर जंग लगना, ये मैंने अभी बताया ये सबको। मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण कैसे पता करेंगे कि अब रासायनिक अभिक्रिया हुई है? उसकी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब उसकी जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, गैस का उत्सर्जन हो जाएगा। बहुत इजी है, ये चारों को भी लिख दोगे आसानी से नंबर मिल जाते हैं। अब देखते हैं, ये देखो, इसमें अब की बार बुक में ये साफ़ नहीं दिख रहा, तो इसे मैं एक साफ़ यहीं लिखता हूँ साफ़ तरीके से। तो लिखा है रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है वो दिखाता हूँ आपको। लिखा है जिंक, एक सेकेंड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है। और दूसरी इस साइड लिखा हुआ है जिंक सल्फेट Zn, जिंक सल्फेट H2SO4 प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें देखो क्या परिवर्तन हुआ है। जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है। नहीं, क्या हो गया? सॉरी, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन गलत जोड़ दिया। जिंक सल्फेट है प्लस हाइड्रोजन है। ठीक है। अब इसमें देखो क्या सीन हुआ। जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है सल्फेट के साथ, तो उसने सल्फेट के साथ अभिक्रिया करी और H2O हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया।
ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, लेकिन जो पूरी अभिक्रिया हुई इसको एक और नाम कहते हैं हम, जिसमें कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा ही निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण के तत्वों के प्रति के अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। मतलब कि इस लाइन में ये कहा गया है, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो जो उनकी सिंबल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H2 होता है, ऑक्सीजन का O होता है, O2 होता है, नाइट्रोजन का ऐसे करके जो भी होते हैं उन सब की जो है सिंबल्स लिखे जाते हैं। ये नहीं कि जिंक सल्फेट ZnSO4 लिख ZnSO4 की जगह खाली जिंक सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल करके लिख दिया। उनके जो सिंबल्स होते हैं उनसे निरूपित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, तीर आदि को तीर के निशान से दर्शाया जाता है। जैसे कि अब बताता हूँ इसका लाइन का क्या मतलब। रासायनिक अभिक्रिया में जो आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं, ताप होता है, दाब होता है, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान से दर्शाया जाता है। तीर बोले तो ये वाला निशान। ओके। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता और ना ही विनाश होता। मतलब कि जो भी वजन होगा रासायनिक अभिक्रिया में, राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पे अभिकारकों का जो भी है वो सेम होगा, ना ही नया बनेगा ना ही ख़त्म होगा। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। जैसे मैंने बताया था जिंक, वो वाला बताया था जिंक क्या था बताता हूँ, लिखा ना संख्या समान होती है। इसको देखो, इस एग्जांपल को, फेरस हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड हाइड्रोजन अलग हो गए। अब इसमें देखो फेरस यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1। यहाँ से देखो फेरस अभिकारक में परमाणु की संख्या, अभिकारक जहाँ पे बन रहा है मतलब जिस समय मिल रहा है उसको अभिकारक कहते हैं। जो उत्पाद बनता है फेरस ऑक्साइड वो उत्पाद होता है जो बाद में बनता है। फेरस देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, फेरस अभिकारक में परमाणु कितने हैं 1 है, उत्पाद में परमाणु की संख्या 3 है। 3 क्यों दे रखी है, गलत है ये देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। फेरस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे कितने हैं 3। तो इसको ये पूरी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको बैलेंस करा जाएगा। अब इसको बैलेंस करने का तरीका देखो, पहला पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गणनांक लगाकर संतुलित कीजिए। अब ये देखो कैसे करा जाता है, इतना लंबा जाते नहीं है, हम खुद ही सॉल्व करते हैं इसको। देखो फेरस यहाँ पे 1 है, इसको करते हैं यहाँ से। फेरस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2। तो हमेशा जो गुणा करेंगे वो नीचे नहीं करेंगे, वो हमेशा आगे करेंगे। तो यहाँ पे कितने करेंगे 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे फेरस कितने हो गए 2, यहाँ पे कितने हो गए 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3 और यहाँ पे कितना है 1। तो इसको 3 करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 6 और यहाँ पे कितने हैं 4। तो यहाँ पे किस चीज़ से गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 3 3 और यहाँ पे देखो 3 ये रहे और 2 ये रहे। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे कितने हैं 2। तो यहाँ पे किसी से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाए 3। अब देखो 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, फेरस 2 है, फेरस 2 है। तो ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, अब पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता लग जाता है संयोजन मतलब कि जोड़ना। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि A + B को मिलाया हमने C बन गया। तो इसका एग्जाम्पल है कार्बन को मिलाया हमने और ऑक्सीजन को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया।
ऑक्सीजन के 2 हैं, ठीक है। ऐसे ही 4 हाइड्रोजन के अणु लिए अभिकारक और 2 ऑक्सीजन लिए, तो देखो 2H2O। अब यहाँ पे भी देख लो, संतुलित करके दे रखा है इन्होंने। हाइड्रोजन के कितने 4, ऑक्सीजन के कितने 2 से गुणा कर दे। हमेशा आगे गुणा करते हैं, नीचे नहीं लगाया जाएगा कुछ भी, ठीक है ना। ये तो कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, कैल्शियम बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। और ये कभी कभी एक एक नंबर में भी पूछा जाता है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो ये लिखा जाएगा Ca और OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिकारकों में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी मतलब कि ऊष्मा निकालने वाली, गर्मी प्रोड्यूस करने वाली अभिक्रिया। जिन अभिकारकों के साथ उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये देखो CH4 ऑक्सीजन के 2, ये देखो CO2 कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली 2H2O, 2 हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस ऊष्मा, गैस भी निकाली ऊष्मा भी निकाली, तो ये क्या हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब कि टूटना, नाम से ही पता लग जाता है कि कौन सी अभिक्रिया पूछी जा रही है। वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनाता है। एक अभिकारक होगा वो 2 उत्पाद बनाएगा या उससे ज़्यादा वो उत्पाद बनाएगा, 2 या 2 से अधिक। ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं इसे, मतलब कि ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, गर्मी द्वारा किया गया वियोजन। वियोजन मतलब कि तोड़ना, लिख देता हूँ तोड़ना, ठीक है। एक एग्जाम्पल को देखो, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में हमने गर्मी दी, ऊष्मा दी, तो फेरस ऑक्साइड में टूट गया, सल्फेट ऑक्साइड में टूट गया। सल्फेट ऑक्साइड और सल्फेट ऑक्साइड ये दोनों गैस हैं, ठीक है। ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम चूना भी कहते हैं, चूना पत्थर, हाँ ये भी हमेशा एक एक नंबर में पूछा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, उसमें हमने ऊष्मा दी तो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल गया, टूट गया, और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, ठीक है। 2 पदार्थ बनने, एक पदार्थ से 2 पदार्थ बनने, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, खुद भी कर सकते हैं आप, बहुत ही ईजी भी रहेगा। अब देखो विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, विद्युत धारा से भी वो होती है वियोजन अभिक्रिया होती है। जैसे देखते हैं 2 हाइड्रोजन ऑक्साइड, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करी तो हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी, ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी, ठीक है। और अगर एक नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत वियोजन अभिक्रिया का नाम बताइए, एक नंबर में बहुत जल्दी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन सी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और जिसमें एकल उत्पाद एक पदार्थ से टूटकर 2 पदार्थ उत्पाद बनाता है, उसे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल आप ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे पढ़ते हैं प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली वियोजन अभिक्रिया ही प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब देखो ये सिल्वर क्लोराइड है, इसमें सूर्य का प्रकाश दिया तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। सिल्वर बैरियम है, इसमें सूर्य का प्रकाश दिया, इसमें सिल्वर अलग हो जाएगा, बैरियम अलग हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड सूर्य की प्रकाश में उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत अभिक्रिया फोटोग्राफी में भी होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी होता है। सूर्य प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का समझ रहे हो, श्याम श्वेत मतलब कि ब्लैक एंड वाइट। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक
को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। एक पद अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, देखो फेरस है और ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, फेरस जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया जल्दी करता है मुकाबले में कॉपर के, तो इसलिए कॉपर को जो है विस्थापित कर देगा, यहाँ भेज देगा, और फेरस कॉपर के सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल था इसका जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये यहाँ पे प्लस का निशान है, तो ऐसे करके लिखते हैं इसे, जिंक प्लस H2SO4। तो ये देखो जिंक जो है सल्फेट के साथ ज़्यादा जल्दी अभिक्रिया करता है मुकाबले में किसका? हाइड्रोजन के, तो इसको विस्थापित कर देगा, जिंक सल्फेट प्लस H2 को अलग कर देगा। ठीक है, नीचे देखते हैं, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हो गया। ये रही पूरी अभिक्रिया। जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, मैंने बताया था अभी आपको, जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, जो कि नया उत्पाद बनेगा, दो यौगिकों के बीच के जो आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयनों मतलब कि ये जो होते हैं, अब देखो इसको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, बहुत इजी है। सोडियम सल्फर ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये बेरियम क्लोराइड, ठीक है, सॉरी वो मिस स्पेल्ड हो गया, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को मिलाया। अब देखो इसके बीच में क्या होगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब इसको देखो क्या, इसका मैं आपको अलग पेज पे अच्छे से समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। अब इस चीज़ में एक चीज़ और है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है पूरे तरीके से। कैसे? अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो सल्फेट कितने हैं, 4, यहाँ पे कितने हैं, 2, बाकी बेरियम 1 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम 2 है, 2 है, क्लोराइड 2 है, 2 है। इसको बैलेंस भी करना होगा, तो हम क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड 2, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये तो पूरा सही है। यहाँ पे देखो सल्फेट कितने, 4, यहाँ पे कितने, 2, तो इसको 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितने हो गए, 4। लेकिन यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे सल्फेट तो 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे ये कितने हो गए, सोडियम कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पे कितने, 2। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको खाली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सॉरी ये गलत हो गया, थोड़ा सा यहाँ करता हूँ, यहाँ पे 2NaCl, यहाँ पे देखो क्लोराइड कितने हो गए, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हो गए, 2, यहाँ पे हैं 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेरियम यहाँ पे लेकिन 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना, 1। तो अब ये हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस है। 2 बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को मिलाएंगे, 2 बेरियम सल्फेट
+2, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके यहाँ पे भी कर सकते हो आप, 2NaCl को 2 से, ठीक है। देखो सोडियम कितने, 4, सोडियम 4, सल्फेट कितने हैं 8, सल्फेट कितने 8, बेरियम कितने 2, बेरियम कितने 2, क्लोराइड कितने हैं 4, क्लोराइड कितने 4। तो ये हमारी होगी संतुलित बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब आते हैं उपचयन अपचयन प्रक्रिया। उपचयन प्रक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन का ह्रास होगा, ठीक है। ये देखो वृद्धि हो गई, कार्बन को मिला ऑक्सीजन को मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कॉपर को मिला ऑक्साइड बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। अपचयन अभिक्रिया, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ये उपचयन की हमेशा उल्टी होती है, और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। कॉपर ऑक्साइड को मिलाया प्लस हाइड्रोजन को मिलाया, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, कमी हो गई, यहाँ से ऑक्सीजन हट के H2 के साथ मिल गया, H2O जल बना गया, जल बना गया, ये पानी होता है, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, ठीक है, कॉपर में अपचयित हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन कमी हो जाएगी। अब देखो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, संरक्षण संक्षारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आ जाती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारण, ठीक है। जैसे कि लोहे की कील पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। इसे समझ सकते हो आप उदाहरण से। यशद लेपन मतलब कि उसके चारों तरफ लेयर लगा देते हैं जिससे कि उसके ऊपर जंग ना लगे। लेपन या फिर पेंट करना, संक्षारण धातुओं को बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तित हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब कि वसायुक्त मतलब फैट से, और तैलीय खाद्य सामग्री, जैसे कि हमारे एक चिप्स का पैकेट होता है, अगर उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, अगर उसमें हम थोड़ा सा खोल दें और वो जब उसकी गैस निकल जाएगी तो कुछ टाइम बाद उसके चिप्स के पैकेट की महक खुशबू अलग हो जाती है। किसकी वजह से? वायु के संपर्क में आने की वजह से, ठीक है। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। तीसरा पढ़ते हैं, ये रहा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरकर। बताया नाइट्रोजन गैस भरी होती है हमारे जो चिप्स के पैकेट होते हैं, शीतलन द्वारा ठंडे में रखकर। ओके, तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन है। अब की बार गवर्नमेंट का जो सैम्पल पेपर आया, बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर दिया है। इसमें देखो कितने सारे क्वेश्चन आंसर हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, और जो ना सॉल्व हो वो मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उनको बताऊंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, आपका होप आपके पास भी होगा। और अगर चैप्टर मतलब मेरा पढ़ाना सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।